बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, सबसे पहले एम के लर्निंग एकेडमी के बिहाफ से हटक का सलाम। अच्छा, जो पिछला सेशन था, इसमें हमने जो ACI 225 कमेटी है, उसका अगर आपको याद हो, हमने जो इंट्रोडक्शन वगैरह चैप्टर पढ़ा था। तो आज का जो हमारा सेशन है वो बेसिकली ऐसे समझ लो कि जो इसी पूरे जो कमेटी के डॉक्यूमेंट्स है, 12 चैप्टर है। इसमें जितनी भी जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी होती है या कोई डिफिनीशंस वगैरह होती है इसमें, या कोई जो अगर हमने फार्मूला वगैरह या कोई रिएक्शन या कोई केमिकल कॉम्प्लिकेटेड नोमेनक्लेचर होता है, इसको हम आसानी के लिए शॉर्टकट इसकी एब्रिविएशन वगैरह से हम इसको सिंबल दे देते हैं या इनको लिख देते हैं। तो आज के जो हमारा सेशन है उसमें हम उसी जो ऐसे समझ लो जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है इनकी एब्रिविएशन है, और ये केमिकल रिएक्शन भी हो सकता है, कोई केमिकल का नाम भी हो सकता है, कोई फार्मूला भी हो सकता है, या कोई मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी हो सकती है। इसकी जो एब्रिविएशन है उसी को डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ जो इसमें कुछ खास टर्मिनोलॉजी यूज होती है, क्योंकि जैसे हम अगर मैं कॉन्ट्रैक्टर की बात करता हूँ तो वो भी इंजीनियर है, कंसल्टेंट भी इंजीनियर है, क्लाइंट भी इंजीनियर होता है। तो कुछ खास ऐसे टर्मिनोलॉजी होती है जो इंस्पेक्टर जो होता है उनको इनके लिए जानना ज़रूरी है। अगर हम टर्मिनोलॉजी यूज़ कर ले तो हर एक को एक कंसेप्ट होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। तो आज के सेशन में वही जो नोटेशन है या जो स्पेसिफिक डेफिनेशन है, उसी डेफिनेशन को हम एक्सप्लोर करेंगे। और एक्सप्लोर करने से पहले अगर आप सिविल इंजीनियर हैं, साइट इंचार्ज है, तो आप ज़रूर मेरे इस लाइव को चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आने वाली वीडियो है। अच्छा जी नाज़रीन, आज का जो हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो चैप्टर 2 है, जो गाइड टू द सिलेक्शन एंड यूज़ ऑफ हाइड्रोलिक सीमेंट, जो कि रिपोर्टेड बाय ACI कमेटी 225। इनका चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो चैप्टर 2 है, उनका बेसिक जो टाइटल वो है नोटेशन एंड डेफिनेशन। क्योंकि इस चैप्टर में हम जितनी भी जो सीमेंट या जो सेकेंडरी सीमेंटिशियस या जो कंक्रीट के साथ रिलेटेड, ऐसे समझ लो कि कोई जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी होती है, या कोई स्पेसिफिक डिफिनीशन होता है, या कोई केमिकल का नाम हो, कॉम्प्लिकेटेड नोमेनक्लेचर हो, इसको हम आसानी के लिए जो हम इसको कोई सिंबल वगैरह से इसको नोटेशन दे देते या नोट कर देते या लिख देते हैं। इसके अलावा जो इसमें ऐसे समझ लो कि जो कंक्रीट है या रिपेयर है, मटेरियल सिलेक्शन है, या ड्यूरेबिलिटी है, या जो स्ट्रेंथ एवल्यूएशन या क्वालिटी कंट्रोल के हवाले से जितनी भी जो इनकी ऐसे समझ लो नोटेशन है, उसी को हम डिफाइन कर लेंगे या इसको हम डिस्कस करेंगे इसको। तो जो सबसे पहले आता है इसमें नोटेशन का आता है। अच्छा, नोटेशन में ये अगर जैसे आप देख लें, जो इसमें अगर एरिया पे एरिया के लिए जो हम नॉर्मली हम एक हाथ सिंबल यूज़ करते हैं, सिमिलरली सीमेंट के लिए जो C3A। अब डिफरेंट इसमें आप देख सकते हैं जो सीमेंट के जो ऐसे समझ लो जो मेन कंस्टिट्यूएंट है, इनके लिए हम शॉर्टकट नोमेनक्लेचर कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो डेप्थ के लिए या जो डायमीटर हो गया, मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी, specified compressive strength of concrete, required average compressive strength, similarly force, modulus of rigidity, लेंथ वगैरह, ये जितनी भी जो आप देख सकते हैं 2.1 नोटेशन में बड़ी डिटेल से दिया हुआ है। जैसे वॉल्यूम, शेयर फोर्स, वाटर सेमट रेशो हो गया, चेंज और डिफरेंस हो गया इसमें, और आखिर में जो पाइजान रेशो तक है, ये पूरा आप ऐसे समझ लो पूरा डिटेल है। जो कि ऐसे समझ लो कि जो हमारा चैप्टर 2 है, इसी में जो जितनी भी जो कमेटी है ACI 225, इसके अंदर जितनी टर्मिनोलॉजी वगैरह वो तकरीबन इसको समराइज किया हुआ है इसमें। अच्छा, नेक्स्ट जो है इसमें जो डिफिनीशन वाला पोर्शन है, जो कि ऐसे समझ लो जो हमारे पास कंक्रीट है, जो कंक्रीट के साथ रिलेटेड टर्मिनोलॉजी होती है, वहाँ वो इनकी कंक्रीट की डिटेरियरेशन भी हो सकती है, इसका रिपेयर मटेरियल के हवाले से भी हो सकता है, या जो भी प्रोसीजर वगैरह होता है जो कि हम इंजीनियर के लिए आसानी के लिए जो इंस्पेक्टर है या जो कंट्रैक्टर वगैरह है, ताकि वो आसानी से समझ सके जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है,
उसी को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। और मेन मेन जो इनकी डिफिनीशन है इस पूरे कमेटी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं 12 चैप्टर में, तो जो हमारे पास बेसिक ऐसे समझ लो, बेसिक जो डिफिनीशन की टर्मिनोलॉजी है इनको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। जो सबसे पहले कैटेगरी है उसमें आता है कंक्रीट एंड मटेरियल। अच्छा, कंक्रीट इन मटेरियल में जो सबसे पहले आता है वो है एडमिक्सचर। एडमिक्सचर क्या है कि मटेरियल एडेड टू कंक्रीट बिफोर और ड्यूरिंग मिक्सिंग टू मॉडिफाइड प्रॉपर्टीज सच एज सेटिंग टाइम, वर्केबिलिटी, स्ट्रेंथ, परमेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी। मतलब वो एडमिक्सचर को आसान अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि जो हम कंक्रीटिंग वगैरह कर रहे होते हैं उस दौरान जो हम चीज़ें डाल देते हैं, इसमें कोई केमिकल हो या कोई और भी मटेरियल हो एक्सटर्नल, जो कि हम तो इनकी परमेबिलिटी को इम्प्रूव करना हो या ड्यूरेबिलिटी को इम्प्रूव करना हो या सेटिंग टाइम को डिले करना हो या एक्सेलरेट करना हो, जो भी हम चीज़ें जो मिक्सिंग के दौरान डाल देते हैं उसको बेसिकली हम एडमिक्सचर बोलते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे एग्रीगेट है। एग्रीगेट क्या है? ग्रेन्युलर मटेरियल, sand, gravel, cruststone, slag used with cementitious material to form concrete or mortar। अच्छा, ये ग्रेन्युलर मटेरियल है जो कि हम ऐसे समझ लो सीमेंटिंग, ये जो cementitious मटेरियल है उनके साथ मिला लेते हैं, इसको कंक्रीट या mortar वगैरह बना लेते हैं। अच्छा, ये सैंड भी हो सकता है, ग्रेवल भी हो सकता है, क्रस्ट स्टोन भी हो सकता है और स्लेग भी हो सकता है। मतलब तीनों की हो सकता है, क्योंकि ये अगर आसान अल्फाज में मैं आपको बोलूँ, जो इनका कोर्स मटेरियल होता है बेसिकली ये उसी को रिप्रेजेंट करता है कंक्रीट की। अच्छा, नेक्स्ट जो तीसरे नंबर पर है कंक्रीट एंड मटेरियल हेडिंग में, वो है बाइंडर। बाइंडर क्या होता है? cementitious मटेरियल रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग एग्रीगेट टुगेदर, दैट इज पोर्टलैंड सीमेंट हो गया, ब्लेंडेड या सीमेंट या सेकेंडरी cementitious मटेरियल, जो कि मटेरियल को, जैसे कंक्रीट की बात कर लूँ, मतलब वो बाइंडर उसी मटेरियल को बोलते हैं जो कि सेंड और एग्रीगेट को या आपस में इसको बांधते रखता है। जो cementitious मटेरियल क्या है इसमें? Material such as Portland cement, fly ash, slag cement, silica fume and natural pozzolan that contribute to hydration and strength development। अच्छा, इसमें जो मेन डिफरेंस है बाइंडर और cementitious में ये है, बाइंडर जो है वो बेसिकली हम एक ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी में यूज करते हैं। जो cementitious मटेरियल है वो बेसिकली जो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट में हिस्सा लेते हैं cementitious, जैसे सिलिका ऑक्साइड हो गया या ऐसे समझ लो दूसरे जो हमारे पास आ जाता है इसमें कैल्शियम ऑक्साइड। तो जो जो ऐसे समझ लो जो हीट ऑफ हाइड्रेशन और स्ट्रेंथ डेवलपमेंट में इनकी बड़ा रोल है, इसी को बेसिकली हम मटेरियल बोलते हैं। पांचवें नंबर पर है पॉलीमर मॉडिफाइड मार्टर कंक्रीट। अच्छा, इस पॉलीमर मॉडिफाइड ये है कि जिसमें अगर स्ट्रेंथ कंक्रीट में कुछ जगहों पे हमें एडहेजन भी चाहिए, टेंसाइल, क्योंकि टेंसाइल में बड़ा कमजोर है कंक्रीट, या फ्लेक्सिबिलिटी, इम्परमेबिलिटी, तो इसमें हम डिफरेंट जो पॉलीमर वगैरह वो कार्बन की भी हो सकते हैं, ग्लास की भी हो सकते हैं, वो इंशाल्लाह हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन जब हम उसी को कंक्रीट के साथ मिक्स करते हैं तो इस बेसिकली इसको हम पॉलीमर मॉडिफाइड मार्टर या कंक्रीट वगैरह। तो जो नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी वो है डिटोरिएशन एंड डाइस्ट्रेस मैकेनिज्म्स। उसी के अंदर जो सबसे पहला है वो है अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन। अच्छा, ये क्या है? इस बेसिकली ये केमिकल रिएक्शन बिटवीन अल्कली एंड सीमेंट पेस्ट एंड सर्टेन एग्रीगेट दैट कॉज एक्सपेंसिव क्रैकिंग एंड डिटोरिएशन। अच्छा, ये बेसिकली एक ऐसा मतलब केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है जो हमारे पास सीमेंट के अंदर अल्कली होता है, जिसमें सोडियम ऑक्साइड या पोटाशियम ऑक्साइड जिनको बोलते हैं। अच्छा, जब ये एग्रीगेट में कुछ ऐसे समझ लो एग्रेसिव चीज़ कोई केमिकल वगैरह आ जाता है, तो जब ये इनके साथ रिएक्शन होता है और रिएक्शन के नतीजे में जो इनका रिजल्टिंग प्रोडक्ट होता है वो वॉल्यूम में थोड़ा बड़ा होता है। तो जाहिर बात है जब एक चीज़ अंदर वो वॉल्यूम में बढ़ जाता है तो वो स्ट्रेस क्रिएट कर लेता है। स्ट्रेस क्रिएशन से इनकी डिटोरिएशन या क्रैकिंग वगैरह इसमें आ जाती है इससे। तो दूसरे नंबर पे है कार्बोनेशन। कार्बोनेशन क्या है? रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हार्डन cement paste, lowering alkalinity and reducing steel corrosion protection। अच्छा, ये क्या है? जो हमारे पास हाइड्रेटेड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है कंक्रीट के अंदर, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड उन्हीं के साथ रिएक्शन कर लेता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट कर लेता है। कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होगा तो जो हमारे पास कंक्रीट की जो एनवायरनमेंट है वो अल्कलिनी से एसिडिटी पे चला जाता है। जब एसिडिटी पे चला जाता है तो हमारे पास जो एक प्रोटेक्टिव कवर है स्टील के ऊपर, जो कि स्टील को कोरोजन से प्रिवेंट कर रहा होता है या इनको प्रोटेक्ट कर रहा होता है, उसी को डैमेज कर लेता है। जब उसी को डैमेज होता है तो इनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा ज़्यादा बढ़ जाती है कोरोजन की इसमें।
जो तीसरे नंबर पे जो है क्लोराइड इंड्यूस कोरोजन, the corrosion of embedded steel caused by chloride ion that destroys the passive oxide layer और reinforcement। जैसे मैंने पहले बता दिया कि कार्बोनेशन में उस जो प्रोटेक्टिव लेयर है उनको डैमेज कर लेता है। तो जब ये डैमेज होगा, अगर हमारे पास कोई केमिकल वगैरह आ जाए या कोई साल्ट वगैरह इसमें कंक्रीट के अंदर चला जाए और उसी की वजह से जो इसमें कोरोजन आ जाता है, जो स्टील वगैरह हमने यूज़ किया है, तो बेसिकली उसी का हम क्लोराइड इंड्यूस कोरोजन कहते हैं, मतलब जो एसिड या क्लोरीन की वजह से। अच्छा, इसकी जो नेक्स्ट है वो है कोरोजन। कोरोजन क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल डिटोरिएशन ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट लीडिंग टू रस्ट फॉर्मेशन, एक्सपेंशन, क्रैकिंग, फॉलिंग एंड लॉस ऑफ बॉन्ड। अच्छा, कोरोजन बेसिकली है एक ऐसे समझ लो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। ऐसे समझ लो कि जो हमारे पास स्टील की जो सरफेस है इसके ऊपर एक बैटरी पॉजिटिव और नेगेटिव कैथोड और एनोड वगैरह ये बन जाता है। ओके, तो ये जब ऐसे समझ लो जो कैथोड है, कैथोड के ऊपर वहाँ पे जो इनकी ऑक्साइड वगैरह जमा होती है, क्योंकि जब ऑक्साइड ज़्यादा तादाद में जमा होंगी तो जिनकी वॉल्यूम है वो थोड़ा बढ़ जाता है। जब वॉल्यूम बढ़ जाता है तो वो एक्सपेंशन क्रिएट करता है, जिनकी वजह से इसमें ड्यूरेबिलिटी इश्यूज वगैरह आ जाती है। अच्छा, जो डिलिमिनेशन है वो क्या है? सेपरेशन ऑफ कंक्रीट लेयर पैरेलल टू द सरफेस टिपिकली caused by corrosion or freeze the damage। तो डिलिमिनेशन क्या है? जब हम स्टील वगैरह जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में हम यूज़ करते हैं, उसमें जब कोरोजन लग जाता है तो वो ऐसे समझ लो कि यूनिफॉर्मली कोरोजन अगर हो तो इसमें यूनिफॉर्मली इसकी जो वॉल्यूम वगैरह बढ़ जाता है। जब वॉल्यूम बढ़ जाता है तो समझ लो तो एक यूनिफॉर्म तरीके से एक स्ट्रेस क्रिएट कर लेता है, तो जो स्टील और इनके दरमियान बांड है इनको ब्रेक कर लेता है। तो ऐसे समझ लो कि एक पूरा एक ऐसे समझ लो लार्जर एरिया पे एक पैनल वाइज जो है पूरा कंक्रीट का जो लेयर है वो अलग हो जाता है। बेसिकली उसी को हम डिलिमिनेशन बोलते हैं। छठे नंबर पे है फ्रीज द डिटोरिएशन। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या है? डैमेज caused by repeated freezing in thawing cycle and saturated concrete। अच्छा, जहाँ पे जो हमारे पास हिली एरिया है जहाँ पे बर्फबारी होती है, वहाँ पे अगर कंक्रीट के अंदर मॉइस्चर वगैरह या कोई वाइट वगैरह इसमें अगर मॉइस्चर चला गया, जब ये बर्फ में कन्वर्ट होगा तो इनकी वॉल्यूम बढ़ जाता है। वो बढ़ जाता है तो वो थोड़ा ऐसे समझ लो इनमें क्रैक्स वगैरह क्रिएट कर लेते हैं, तो इसमें वाइट वगैरह और भी थोड़ा बढ़ जाता है। अच्छा, जब नेक्स्ट इसमें बर्फ़ वगैरह जब हीट का सीज़न या जो हॉट सीज़न आ जाता है, इसमें बर्फ़ वगैरह ख़त्म हो जाता है। अच्छा, जब नेक्स्ट साइकिल में जब दोबारा इसके अंदर थोड़ा पहले की निस्बत थोड़ा ज़्यादा पानी आ जाता है, जब ज़्यादा पानी होगा जब इनके फ्रीज होगा तो थोड़ा और भी ऐसे समझ लो थोड़ा और भी इंक्रीज स्ट्रेस वगैरह क्रिएट कर लेता है। तो जो ये साइकिल चलता है ये बेसिकली ये उसी को जाते हैं हम फ्रीजिंग डिटोरिएशन कहते हैं, जो एक साइकिल वाइज कंक्रीट को डैमेज कर लेता है। अच्छा, जो नेक्स्ट उसका है डिटोरिएशन एंड स्ट्रेस मैकेनिज्म, वो स्केलिंग है। स्केलिंग क्या है? प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ सरफेस वाटर ड्यू टू फ्रीज द एक्सपोजर, डी आइसिंग सॉल्ट और पुअर फिनिशिंग प्रैक्टिस। मतलब ऐसे समझ लो स्केलिंग किसी खास जगह पे बाउल शेप, मतलब जो बाउल की तरह अगर कोई ऐसे ग्रेजुअल जो इनकी डिस्ट्रक्शन होती है, बेसिकली उसी को हम बोलते हैं। स्पॉनिंग क्या है? breaking or chipping of concrete surface often used by reinforcement, corrosion or freeze the infection। तो स्पॉनिंग भी बेसिकली यही है, ये लोकलाइज होता है जैसे हमने पहले भी बता दिया था। जो मतलब पॉइंट पॉइंटेड लोकेशन पे जहाँ पे इनकी जो कोरोजन वगैरह हो जाता है वहाँ पे कंक्रीट वगैरह थोड़ा इसमें गिर जाता है। इसमें ऐसे समझ लो बावल शेप की है, थोड़ा स्मॉलर डायमीटर में इनकी जो डिस्ट्रक्शन होती है कंक्रीट की। अच्छा, जो 9 नंबर पे है वो है सल्फेट अटैक। सल्फेट अटैक क्या है? chemical reaction between sulfate in soil or water and cement paste that result in expansion, softening and strength loss है। अच्छा, इसमें जो ऐसे समझ लो जो सल्फेट होता है, कैल्शियम सल्फेट वगैरह, ये बेसिकली उसी के जो वाटर के अंदर या जो पानी साइल है उसके अंदर जो रिएक्शन कर लेता है जो सीमेंट का, इसमें जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट है वो इसमें तो इसकी थोड़ा वॉल्यूम बढ़ जाता है। जब वॉल्यूम बढ़ जाता है तो इसमें क्रैक वगैरह क्रिएट कर देता है। अच्छा, तीसरे नंबर पे है वो है रिपेयर मटेरियल एंड सिस्टम। मतलब जो बॉन्डिंग एजेंट क्या है कि मटेरियल अप्लाइड टू एग्जिस्टिंग कंक्रीट टू एनहांस एडहेजन ऑफ रिपेयर मटेरियल दैट इज एपॉक्सी, लेटेक्स, स्लरी, सीमेंट और ग्राउट वगैरह। तो बॉन्डिंग एजेंट ये है कि जब हम किसी चीज़ को रिपेयर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई ऐसे हमारे पास ये बीम मौजूद है, ओके, इसमें कुछ यहाँ पे कोई अगर डैमेज आ गया है, तो जो हम इसको रिपेयर करवा देंगे तो रिपेयर करने से पहले तो हम इसको कुछ ऐसे केमिकल वगैरह डाल देते हैं, बॉन्डिंग मटेरियल वगैरह। तो ये बेसिक ताकि ये जो हम नया चीज़ लाते हैं ताकि इनका बॉन्ड प्रॉपर तरीके से हो, तो बेसिकली उसी को हम बॉन्डिंग एजेंट बोलते हैं।
क्यूरिंग कंपाउंड क्या है? लिक्विड मेम्ब्रेन फॉर्मिंग कंपाउंड अप्लाइड टू कंक्रीट टू रिड्यूस मॉइस्चर लॉसेस एंड प्रमोट हाइड्रेशन। जो क्यूरिंग कंपाउंड एक कुछ ऐसे केमिकल है, जब हम इसके जो नया हमने अगर फ्रेश कंक्रीटिंग की है तो इनके ऊपर लगा लेते ताकि एक ऐसा प्रोटेक्टिव लेयर वगैरह बना लेते ताकि इसमें जो एवापोरेशन से जो मॉइस्चर लॉसेस हो इनको प्रिवेंट कर रहा होता है। जब ये प्रिवेंट होगी तो हमारे पास जाहिर बात है इसमें ड्राइनेस नहीं आएगी, तो हमारे पास जो हाइड्रेशन वगैरह जो है वो जो मॉइस्चर जो है वो ऐसे समझ लो का कांस्टेंट लेवल पे इसको रख देता है। तो ये बेसिकली क्यूरिंग कंपाउंड है जो कि वाटर को एवापोरेशन से बचा देता है। अच्छा, तीसरे नंबर पे है वो एपॉक्सी रेजिन, टू कंपोनेंट थर्मोसेटिंग पॉलीमर यूज फॉर बॉन्डिंग क्रैक्स इंजेक्शन एंकरिंग एंड प्रोटेक्टिव कोटिंग। तो जहाँ पे अगर हमने कंक्रीट के अंदर कोई क्रैक्स वगैरह आ गया है या कोई इनकी बॉन्डिंग वगैरह करनी है तो इसके लिए जो हम ऐसे समझ लो दो या दो से ज़्यादा केमिकल वगैरह मिला लेते हैं, पॉलीमर वगैरह जिसमें ऐड कर देते हैं, तो ये बेसिकली एपॉक्सी रेजिन कहलाता है। ग्राउट क्या है? फ्लूइड मार्टर सीमेंटिशियस मिक्सचर यूज्ड टू फिल वाइड क्रैक और कैविटी। तो जहाँ पे सीमेंट और जो वाटर का जो मिक्सचर होता है बेसिकली उसी को ग्राउट बोलते हैं। अगर हमने माइनर क्रैक्स है उसी को हमने फिल करना होता है तो वहाँ पे भी यूज़ करता है, या कोई कैविटीज़ वगैरह वैसे आ गई है तो उसी को हम यूज़ करते हैं। अच्छा, पांचवें नंबर पे माटर है। माटर जैसे आपको बिल्कुल समझ आसान जो आमतौर पर हम यूज़ करते हैं कि मिक्सचर ऑफ सीमेंटिशियस मटेरियल फाइन एग्रीगेट एंड वाटर यूज फॉर पिचिंग मेसनरी सरफेस रिपेयर, जिसमें हम वाटर मिला लेते हैं और सेंड वाला ज़्यादा से ज़्यादा होता है वाटर वगैरह, इन तीनों का मिक्सचर होता है। सीमेंट सैंड और वाटर का मिक्सचर होता है बेसिकली हम रिपेयर के लिए करता है। ओवरले क्या है? layer of concrete and mortar press over existing concrete to restore surface condition, strength and durability। ये बेसिकली जो न्यू लेयर है उसी को हम ओवरले बोलते हैं। जो पुराना एक लेयर होता है कंक्रीट का स्ट्रक्चर का, तो इसके ऊपर कोई नई लेयर वगैरह रिपेयर कर लेते हैं, इसको स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर लेते हैं या ड्यूरेबिलिटी को या कोई और जो इसकी में डिफेक्ट्स वगैरह है इनको हम रिमूव कर या एनहांस कर देते हैं। बेसिकली इसी को हम ओवरले बोलते हैं। पिच रिपेयर क्या है? और लोकलाइज रिप्लेसमेंट ऑफ डिटोरिएटेड कंक्रीट विद रिपेयर मटेरियल, क्योंकि जगह जगह पे पॉइंट मतलब अगर ये बीम है तो यहाँ पे अगर कुछ डिटोरिएशन हुआ है, यहाँ पे कुछ हुआ है, तो जो पॉइंट पॉइंट जगह पे हम रिपेयर वगैरह करवा रहे थे बेसिकली इसको पिच रिपेयर बोलते हैं। अच्छा, आठवें नंबर पे रिपेयर मटेरियल क्या है कि एनी सीमेंटिशियस पॉलीमर मॉडिफाइड और पॉलीमर बेस्ड मटेरियल यूज्ड टू रिस्टोर कंक्रीट परफॉर्मेंस और सर्विसिबिलिटी। मतलब एनी भी मतलब सीमेंट भी हो सकता है, दूसरे सीमेंटिशियस मटेरियल पॉलीमर भी हो सकता है जिसको हम कंक्रीट में अगर कोई इश्यू आ गया या कोई डिफेक्ट्स है या कोई इसको हम अगर हम रिपेयर करवा रहे हैं या इसकी परफॉर्मेंस सर्विसिबिलिटी को रिस्टोर कर रहे हैं तो बेसिकली वो रिपेयर मटेरियल। अच्छा, जो नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी वो है सरफेस प्रिपरेशन एंड इंस्टॉलेशन। अच्छा, जिसमें सबसे पहले वो है एब्रेजन। एब्रेजन क्या है? मैकेनिकल वेयरिंग ऑफ सरफेस काज्ड बाय ट्रैफिक इक्विपमेंट और एनवायरमेंटल एक्सपोजर। जो हम ऐसे समझ लो अगर कंक्रीट है कोई पेमेंट वगैरह इनके ऊपर अगर गाड़ी वगैरह आ जाती है तो इनकी सरफेस को थोड़ा घिसता है मतलब थोड़ा रफ बना देता है। इक्विपमेंट भी हो सकता है, कोई इंडस्ट्रियल अगर बिल्डिंग है इसमें कंक्रीटिंग फ्लोर के ऊपर अगर आप कोई इक्विपमेंट वगैरह को आप खींच लेते हैं तो ये या एनवायरमेंटल एक्सपोजर भी हो सकता है, कोई इसमें पानी वगैरह लग जाता है तो वो थोड़ा रफ बना देता है, तो बेसिकली इसी को हम एब्रेजन बोलते हैं। जब ब्लास्टिंग या एब्रेसिव ब्लास्टिंग क्या है? क्लीनिंग और रफनिंग ऑफ सरफेस यूजिंग सैंड स्टील शार्ट और ग्रिड टू इम्प्रूव बॉन्डिंग फॉर रिपेयर मटेरियल। अच्छा, जहाँ पे हम रिपेयरिंग कर लेते हैं कंक्रीट की सरफेस पे तो जब हम ओवरले लेयर वगैरह इसमें ऊपर डालते हैं तो हम सबसे पहले जो हम प्रोसेस कर लेते हैं ताकि जो इनका जो एग्जिस्टिंग लेयर है इनको थोड़ा रफ बना ले ताकि इसका बांड मजबूत हो, तो वो जो हम रफ बना लेते हैं बेसिकली इसी को हम एब्रेसिव ब्लास्टिंग बोलते हैं। तो ये सैंड की मदद से भी हो सकता है, स्टील की मदद से भी हो सकता है, हम करवा सकते हैं। क्या तीसरे नंबर पे है हाइड्रो डिमोलेशन। वो क्या है? जहाँ पे जो अगर हमने कोरोजन वगैरह हुआ है, हमने या डिलेमिनेशन हुआ है तो हम जो लेयर वगैरह हटा देते हैं, तो जो इनकी लूज मटेरियल होते हैं हाँ वो स्टील के ऊपर हो हाँ वो कंक्रीट के ऊपर हो, तो उसी को रिमूव करने के लिए हम वाटर को यूज़ करते हैं प्रेशर से, मतलब वाटर प्रेशर से हम इनको इंजेक्ट कर लेते हैं ताकि जो इसमें लूज मटेरियल है ताकि वो इसको क्लियर कर सके, तो बेसिकली ये उसी को हाइड्रो डिमोलेशन कहते हैं। अच्छा, जो में चौथा है सरफेस प्रिपरेशन इंस्टॉलेशन में वो शॉटक्रीट है। शॉटक्रीट क्या है? कंक्रीट और mortar mechanically projected at high velocity
onto the surface may be wet mix or dry mix। मतलब जो हम कंक्रीट समझ लो या मॉडर्न समझ लो, जब हम प्रेशर से हम किसी जो सरफेस को अगर हमने रिपेयर करना है, जो प्रेशर से हम इनके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं तो बेसिकली शटक्रीट कहलाता है। पांचवें नंबर पे है वो सेक्रिफिकेशन क्या है, मैकेनिकल रफनिंग ऑफ कंक्रीट सरफेस यूजिंग कटर और मिलिंग मशीन। तो जहाँ पे जब हम कटिंग या मिलिंग मशीन यूज़ करते हैं थोड़ा रफ बनाने के लिए कंक्रीट सरफेस को, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्रिफिकेशन से बोलते हैं, जो टेक्निकल वर्ड है। छठे नंबर पे है वो है सरफेस प्रोफाइल। सरफेस प्रोफाइल क्या है, measures of surface roughness used to evaluate readiness for bonding repair material। कि जब हम किसी के ऊपर अगर हमने ओवर लेयर डालना है तो जो हम सरफेस प्रोफाइल इसलिए क्रिएट कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि ये रफ है या इसमें कुछ स्मूथनेस है, ताकि हमें पता चले जहाँ पे अगर स्मूथनेस है तो वहाँ पे हम रफनेस वगैरह क्रिएट कर देते हैं। अच्छा, पाँचवें नंबर पे जो कैटेगरी वो है टेस्टिंग एंड एवेल्युएशन का है। अच्छा, जिसमें टेस्टिंग एवेल्युएशन सबसे पहले वो है बॉन्ड स्ट्रेंथ का। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, रेजिस्टेंट टू सेपरेशन बिटवीन रिपेयर मटेरियल एंड सबस्ट्रेट कंक्रीट। अच्छा, सबस्ट्रेट कंक्रीट क्या है, जो हमारे पास ओल्ड स्ट्रक्चर है, अगर ये हमारे पास बीम है, इसको हमने रिपेयर करना है तो इसमें हमने दूसरा लेयर वगैरह डाला हुआ है दूसरे मटेरियल का, तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ बेसिकली है क्या, जो हमारे पास एग्जिस्टेंट कंक्रीट थी और जो नया डालना है इनके दरमियान जो स्ट्रेंथ है या जो एडहेसिवनेस है, बेसिकली उसी को हम बॉन्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस कंक्रीट कैन सस्टेन बिफोर फेल्यूर। जब हम क्यूब वगैरह या सिलेंडर वगैरह बनाते हैं जिनके ऊपर हम लोड अप्लाई कर लेते हैं तो ये एक हद तक लोड बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जो मैक्सिमम लोड हो जिसके बाद इसमें या क्रैक्स वगैरह या ये इसमें डिस्ट्रक्शन वगैरह आ जाते हैं, तो जो मैक्सिमम लोड होता है बिफोर क्रैकिंग, ये बेसिकली इनका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है जो कि हम एरिया से डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, तीसरे नंबर पे ड्यूरेबिलिटी है। ड्यूरेबिलिटी क्या है कि एबिलिटी ऑफ कंक्रीट टू रेजिस्ट वेदरिंग, केमिकल अटैक, एब्रेशन एंड अदर डिटोरिएशन मैकेनिज्म। जब हम कंक्रीट वगैरह बना लेते हैं बेसिकली तो हम इसमें देखते हैं कि ये इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, मतलब इसमें जो अगर इसमें पानी वगैरह आ जाता है या कोई केमिकल वगैरह आ जाता है तो कितना रेजिस्ट कर सकता है, या जिसमें कोई केमिकल का अगर हमने इसके ऊपर आ जाए या केमिकल इसका इनटेक हो जाए तो कितना रेजिस्ट कर सकता है। ऐसा एब्रेशन के हवाले से क्या है कि अगर कोई ऐसे रफ मटेरियल इसके ऊपर आ जाए तो इसकी कितनी रेजिस्टेंस है, कितना ये बर्दाश्त कर सकता है, डिटोरिएशन जो कोरोजन वगैरह कितना बर्दाश्त कर सकता है। तो जो बेसिकली जो कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है कोरोजन को बर्दाश्त करना या केमिकल वगैरह इंट्रूजन के खिलाफ जितनी भी इनकी जो स्ट्रेंथ है बेसिकली उसी का ड्यूरेबिलिटी। पांचवें नंबर पे है टेस्टिंग एंड एवेल्युएशन। टेस्टिंग एवेल्युएशन में जो सबसे अच्छा, इसमें जो चौथा नंबर है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ये है कि हम जो हमारे पास पोस्ट कंस्ट्रक्शन अगर स्ट्रक्चर के अंदर कोई इश्यूज वगैरह आ जाते हैं तो इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट ऐसे कर ले ताकि जो हमारे पास स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी है वो डिस्टर्ब ना हो। टेस्ट भी कर ले, चीज़ों को मालूम भी कर ले और हम इसको डिस्ट्रक्शन के बगैर, तो ये बेसिकली ऐसे समझ लो कि बगैर किसी नुकसान के हम इस चीज़ की प्रॉपर्टी वगैरह मालूम करते हैं, जिसमें रिबाउंड हैमर हो गया, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी हो गया, जीपीआर है हाफ पोटेंशियल, जिसमें हम कोरोजन वगैरह का फाइंड आउट कर लेते हैं। ये डिटेल से हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह तक बाद में। पांचवें नंबर पे परमेबिलिटी। परमेबिलिटी क्या है, ईज विद विच फ्लूइड और गैसेस पास थ्रू कंक्रीट। कि कंक्रीट का जो हमारे पास स्ट्रक्चर है इसके अंदर जो फ्लूइड या गैस वगैरह कितना आसानी से जा सकता है उसी को हम परमेबिलिटी बोलते हैं। श्रिंकेज क्या है, रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट ड्यू टू मॉइस्चर लॉसेस, हाइड्रेशन और केमिकल रिएक्शन। हम कंक्रीट वगैरह करा लेते हैं तो जब ये ड्राइनेस वगैरह आ जाता है तो इसमें आहिस्ता से थोड़ा बहुत इसमें कंट्रेक्शन भी आ जाता है, मॉइस्चर लॉसेस भी हो सकता है, हाइड्रेशन का भी हो सकता है, केमिकल रिएक्शन का भी हो सकता है। सातवें नंबर पे हमारे पास है क्रीप। क्रीप क्या है, टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट अंडर सस्टेन लोड। मतलब एक होता है डायनामिक लोड होता है कि एक ऊपर कोई आ रहा है, एक होता है सेल्फ वेट की वजह से जो इनके ऊपर ऐसे समझ लो जो डिफॉर्मेशन आ जाती है स्ट्रक्चर में विद द पैसेज ऑफ टाइम, बेसिकली उसी का हम creep बोलते हैं। अच्छा, छठे नंबर पे है रिपेयर परफॉर्मेंस एंड सर्विसेबिलिटी। तो इसमें सबसे पहले कंपेटेबिलिटी है। कंपेटेबिलिटी क्या है कि एबिलिटी ऑफ रिपेयर मटेरियल
to perform without causing distress to existing concrete due to differences in thermal expansion, modulus shrinkage or permeability। यहाँ जो अगर दो चीज़ें हम मिक्स कर रहे हैं तो इसमें कंपेटेबिलिटी होता ये है कि जब हम दो चीज़ें मिक्स करेंगे, अगर इनको हमने कई टेम्परेचर से अगर टेम्परेचर वगैरह को ये फेस कर रहा है तो इसमें जो थर्मल एक्सपेंशन है वो दोनों सेम होने चाहिए। अगर इसमें कोल्ड वेदर या कोल्ड कंडीशन है तो जो इनकी कंट्रैक्शन है वो भी सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ज़्यादा कंट्रैक्ट हो रहा हो, एक थोड़ा कम कंट्रैक्ट हो रहा हो, तो इसमें डायस्ट्रेसेस वगैरह आ जाता है। तो ये बेसिकली कंपेटेबिलिटी का मतलब ये है कि दोनों का जो अगर एक्सटेंशन है या कंट्रैक्शन है वो सेम होना चाहिए। दूसरे नंबर पे सर्विस लाइफ period during which repair structure perform satisfactorily without major maintenance। जो हम सर्विस लाइफ होता यही है कि जो हम वो पीरियड होता है जिसमें जब अगर स्ट्रक्चर वगैरह रिपेयर भी करवा ले तो जो एक खास ड्यूरेशन तक उसमें मेजर मेंटेनेंस वगैरह नहीं मांगते, तो बेसिक उस पीरियड को हम सर्विस लाइफ बोलते हैं। स्ट्रक्चरल रिपेयर क्या है? रिपेयर दैट रिस्टोर एंड एनहांस लोड कैरिंग कैपेसिटी। जो हम अगर कोई रिपेयर वगैरह तो हम बहुत सारे कर लेते हैं, प्लास्टर भी कर लेते हैं या कोई और भी इनकी कोई अगर कंक्रीट वगैरह की डिस्ट्रक्शन हुई है उसको हम रिपेयर करवा लेते हैं। लेकिन वो रिपेयर अगर इनकी वजह से इनकी स्ट्रक्चर की कैपेसिटी बढ़ जाती है या कोई स्ट्रेंथ बढ़ जाता है या कोई ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है तो बेसिकली उसी का स्ट्रक्चरल रिपेयर बनता है। अच्छा, छठे नंबर पे है रिपेयर परफॉर्मेंस एंड सर्विसिबिलिटी का, जो वो है नॉन स्ट्रक्चरल रिपेयर्स। नॉन स्ट्रक्चरल रिपेयर क्या है? रिपेयर दैट रिस्टोर ड्यूरेबिलिटी अपीयरेंस और सर्विसिबिलिटी विदाउट इफेक्टिंग स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी। जो कि स्ट्रेंथ के अलावा जितनी भी जो प्रॉपर्टी वगैरह अगर इसमें इंप्रूवमेंट आ जाता है वो बेसिकली नॉन स्ट्रक्चरल रिपेयर में आ जाता है। अच्छा, जो आखिर में है वो है प्रोटेक्शन सिस्टम। प्रोटेक्शन सिस्टम क्या है कि कोटिंग membrane sealant or treatment applied to concrete to prevent moisture, chloride or thermochemical ingress। अच्छा, ऐसे कोटिंग ऐसे कोई भी केमिकल वगैरह जो हम कंक्रीट के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं या इसको, ताकि हम क्यों अप्लाई कर लेते ताकि इसमें मॉइस्चर का जो लॉसेज ना हो। जैसे मैंने पहले क्यूरिंग कंपाउंड का बोल दिया, इसमें क्लोराइड वगैरह जो साल्ट वगैरह इनका इंट्रोजन ना हो, कोई और केमिकल वगैरह अगर आ जाए तो इनका इंट्रोजन ना हो, तो इसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो इसके साथ आज का जो हमारा सेशन था वो कंक्लूडेड है और मुझे उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। तो मेरी सेशन को मैं थोड़ा कंक्लूड कर लेता हूँ। आज हमने जो ACI कमेटी 225 है उनका चैप्टर 2 डिस्कस किया, जिसका मेन जो डिस्क्रिप्शन थी, टाइटल था, वो है नोटेशन एंड डेफिनेशन। जो हम सीमेंट वगैरह या जो सीमेंट के साथ रिलेटेड सेकेंडरी सीमेंटेशियस मटेरियल है कंक्रीट या मार्टर में हम यूज़ कर लेते हैं, इनकी जितनी भी जो ऐसे समझ लो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ जो इनकी टर्मिनोलॉजी है या केमिकल कंपोजिशन के साथ या जो इनकी एप्लीकेशन में जितनी भी जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज होती है, तो इनको अपने आसानी के लिए हम इनके एब्रीविएशन से डिनोट कर लेते हैं इसको, ताकि हम आसानी हो, बजाय इसके लंबे चौड़ा फार्मूला लिखने के हम एक शॉर्टकट एक आसानी से नोमेनक्लेचर वगैरह इसको असाइन कर लेते हैं। उसी को डिस्कस किया बड़ी डिटेल से, और इसके साथ जो इतनी भी जो इनकी रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, जो कि ऐसे समझ लो डिज़ाइनर को भी आसानी से समझ सके, इंस्पेक्टर भी और कॉन्ट्रैक्टर वगैरह, ताकि इनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए या जो इंजीनियर की असेस करने के लिए स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी है उसको डिस्कस किया। जितनी भी जो ACI कमेटी 225 में हम यूज़ करते हैं वो ऐसे समझ लो वो जो सीमेंट की ऐसे समझ लो इनकी केमिकल कंपोजिशन के साथ रिलेटेड है, कुछ कुछ इनकी ऐसे समझ लो कि इनकी जो स्ट्रेंथ के हवाले से है, कुछ इनकी ड्यूरेबिलिटी के हवाले से है, और कुछ इनकी ऐसे समझ लो प्रोटेक्शन के हवाले से भी है। तो ये सारे सबको हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था, और मुझे उम्मीद है आप ने समझ भी किए होंगे और एंजॉय भी किया होगा। और इसके साथ साथ अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप ज़रूर कमेंट्स में कर लें। अगर कमेंट्स में नहीं कर सकते तो हर लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप का चैनल लिंक दिया हुआ है और फेसबुक पेज का भी है, तो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं इंशाल्लाह के टाइम पे जो आप